साहित्य निधि में सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार जयशंकर की लिखी हुई कहानी ममता। प्रस्तुत है कहानी ममता। पहाड़ी के मंदिर का झंडा दिखने लगा है। और कितनी दूर जाना है? अब बहुत करीब है। ये तुम कब से कह रहे हो? मैं भी पहली बार जा रहा हूँ अम्मा। मुझे पता नहीं था कि पहाड़ी पर देवी का मंदिर है। मुझे अक्का ने कहा था कि अम्मा इस बार आएँ तो उन्हें इस देवी के दर्शन कराना। अब मेरा दर्द जाने से रहा। बम्बई में हाजी अली की दरगाह तक गई हूँ। सुना है वहाँ बहुत भीड़ रहती है। ऐसी हर जगहों पर भीड़ रहती है। क्यों? अब दीन दुखियारे जाएंगे भी कहाँ? इतने अस्पताल हैं। गरीब लोगों के लिए नहीं, फिर शरीर का इलाज हो भी गया तो मन बीमार बना ही रहता है। तुम तो इन बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखती थी। बीमारी और बुढ़ापे ने लाचार कर दिया है। अम्मा हंस रही थी। तुम 65 की भी नहीं हुई हो। ये उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। तुम्हें 20 वर्षों से भी ज़्यादा जीना है। ऐसे जीने से मरना बेहतर है। हम पहाड़ी की तरफ जाती पगडंडी की शुरुआत पर खड़े थे। कच्ची सी पगडंडी के दोनों तरफ नीलगिरी के पेड़ थे। मार्च की शुरुआत की सुबह की हल्की धूप और हवा में हिलते हुए। अपनी पीठ के ऑपरेशन के पहले पहले तक अम्मा के पांव किसी एक जगह पर टिकते ही नहीं थे। स्कूल से रिटायर हो ही चुकी थी। बाबू की पेंशन थी और उनकी अपनी भी। कभी अपने किसी भाई के साथ बम्बई में रहती तो कभी बहन के यहाँ पूना में। कभी अपनी बड़ी लड़की के पास हैदराबाद चली जाती, कभी छोटी के लिए मद्रास। हम दोनों बेटों के लिए उनका इस शहर में आना होता ही रहता। अम्मा इसी शहर में एक स्कूल की प्रिंसिपल के पद से 5 साल पहले रिटायर हुई थी। अम्मा का नीले रंग का सूटकेस हमेशा किसी यात्रा के लिए तैयार ही रहता। रेल में यात्रा उनकी प्राथमिकता रहती। मुझे चिट्ठियों में बताती रहती कि वे ट्रेन में किन किन लोगों से बतियाती थीं, किस किस तरह के लैंडस्केप उन्होंने ट्रेन की खिड़की से देखे। उनकी चिट्ठियों में नदियों, पुलों, पहाड़ों, जंगलों और बदलते मौसमों का भी जिक्र होता रहता। चिट्ठियाँ वो मुझे ही लिखा करती थीं, बड़े भाई को नहीं। उनकी और उनके परिवार की खबरें पूछ लेती। इंग्लैंड पर मेरा पता होता। भाभी को ये बात अखरती थी। भाभी के लिए मैं घर का सबसे निकम्मा आदमी था। 30 बरस की उम्र का और बेरोज़गार, बीए के बाद जिसने कॉलेज की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाए। दूसरों के भरोसे किराए के मकान में रहता है और भारत लॉज में खाना खाता है। जिसको मोटरसाइकिल बड़े भाई ने खरीद कर दी है और पेट्रोल का खर्च माँ से मिलता है। कुछ दिनों पहले जिसने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, लेकिन अब भी जो कभी कभार बियर पीने के लिए बाज़ार में जाता रहता है। तुम देवी से क्या मांगोगे? वो नौकरी तो देने से रही। एक आध लड़की तो दे ही सकता है, मेरे जैसे बेरोजगार के लिए। जैसे तुम्हें नौकरी मिलनी ही नहीं है, अभी तक तो नहीं मिली। तुम ठीक से कोशिश नहीं कर रहे हो। अब दूसरे के भरोसे जीना अच्छा नहीं लगता। कौन दूसरे? और कौन? तुम और भैया ही तो मदद करते हैं। हम दूसरे हैं? तुम लोगों ने ज़रूरत से ज़्यादा किया है। मेरी अपनी भी तो जिम्मेदारी बनती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ। पेंशन तुम्हारे पिता की मिलती है। और जब तुम नहीं रहोगी? क्यों, तुम्हारा बड़ा भाई है? अम्मा, हम हमेशा ही किसी के केंद्र में नहीं रह सकते। उनके तो बिल्कुल भी नहीं, जिनके अपने परिवार बन जाते हैं। तुम सिर्फ बहस करना जानते हो। अम्मा एक पत्थर पर बैठ गई हैं। अपने चेहरे के पसीने को वो अपने आंचल के एक छोर से पोंछ रही हैं। मैं उन्हें पानी की बोतल देता हूँ। उनके सांवले माथे पर उनके सफ़ेद होते बाल बिखर आए हैं। उनकी आंखों में पुराने दिनों की रोशनी नहीं रही। क्या औरतें पुरुषों से पहले बूढ़ी होने लगती हैं? अब हम मंदिर के बेहद करीब हैं। शायद इतनी सुबह वहाँ कोई नहीं आता है। अम्मा की इस बात में सच्चाई है। मेरे बारे में उनका 16 आना सच। मैं बहुत ज़्यादा बहस करता हूँ। कम से कम मुझे अम्मा से बहस करने से बचना चाहिए। 3 साल से बीमार हैं। मेरी ही खातिर तो बम्बई से यहाँ आती हैं। घर की सीढ़ियाँ चढ़ने में उन्हें मुश्किल होती है और मेरे साथ यहाँ पहाड़ी चढ़ रही हैं। आखिर माँ है, मैं उनकी आखिरी संतान। 30 की उम्र में बेरोज़गार और अविवाहित। मुझे लेकर उनकी आत्मा कलपती होगी। मेरा दूसरों पर आश्रित होना उन्हें कहाँ अच्छा लगता होगा। पुश्तैनी मकान के निचले हिस्से के मकानों का किराया मुझे मिलता है, ये बात भाभी को अखरती है। माँ को भी पता ही होगा, वो कहती नहीं है। उन्हें अपने जीते जी भाई बहनों के बीच पैसों को लेकर तनाव, मनमुटाव अच्छा ही नहीं लगेगा।
वो सबको बता चुकी हैं कि उनके न रहने पर उनकी संपत्ति पर हम दोनों भाइयों का ही नहीं, हमारी दोनों बहनों का भी अधिकार रहेगा। अम्मा शायद जल्दी ही अपना कानूनी विल भी तैयार करेंगी। मैं ही उनसे बहस करता हूँ, उनके सामने ना भैया की निगाहें उठती हैं और ना बहनों की आवाज़ें। मैं ही उनके परिवार का कलंक हूँ। मैं अपने बचपन से ही अम्मा के दुख का कारण बना रहा। कॉन्वेंट स्कूल के परिसर में खड़े इमली, बेर और जामुन के पेड़ों पर चढ़ जाता। पता चलने पर चौकीदार मेरे पीछे भागता। एक बार नहीं, दो दो बार पैर की हड्डी टूटी। यहाँ मिशनरी के स्कूल से शिकायतें, अपने स्कूल में न जाना, अगर जाना भी तो बीच में भाग आना, परीक्षाओं में फेल होना, नकल करते हुए पकड़े जाना, सहपाठियों को पीटना। अम्मा को बार बार मेरे स्कूल में बुलाया जाता था। पिता मेरी उम्र के 9 पूरे होते ही चल बसे थे। अम्मा को इस बात की भी शर्म रहती कि वो खुद अध्यापिका हैं, एक मशहूर स्कूल की प्रिंसिपल बनने जा रही थीं। उनको घर के भी काम करने पड़ते। बड़े भाई कॉलेज में थे और दोनों छोटी बहनें स्कूल के आखिरी वर्षों में। अम्मा मुझे देर देर तक समझाती, अपने साथ आइसक्रीम पार्लर और रेस्तराओं में भी ले जाती। कभी वो मुझे थिएटर में नाटक के लिए ले जाती तो कभी सर्कस दिखाने के लिए कंपनी बाग के पास के मैदान में। मुझे अपनी शैतानियों से बाज न आते देख कभी कभार उनकी आंखें डबडबा जाती। अपने कम उम्र में विधवा हो जाने का संताप उन्हें घेर लेता। वे रोते रोते कहती, बाप तो नहीं है, लोग माँ को ही दोष देंगे। तुम लोग मुझसे इतने परेशान हो तो मैं पहाड़ों पर चला जाऊँगा। क्या कहा? बड़े भाई पूछते। मैं केदारनाथ की तरफ निकल जाऊँगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? मैं सन्यासी बन जाऊँगा। अम्मा का रोना तेज हो जाता था। वो जानती थी कि मैं नदी के किनारे के बरगद के पेड़ के नीचे डेरा डाले हुए साधु के पास बैठा करता था। अम्मा के पास उस साधु की संगत में मेरे गांजे की चिलम फूकने की शिकायतें आती रही थीं। मैं और मेरा दोस्त निरंजन उस अधेड़ साधु की संगत में अपनी 3-4 शामें बिता चुके थे। उस साधु ने ही हमें इलाहाबाद के कुंभ के बारे में बहुत कुछ बताया था। जब उसे गांजे का नशा आता तो कहता, तुमसे भी छोटी उम्र में मैं घर से भागा था। किसी ने रोका नहीं। माँ ही थी, बाद में वो भी मर गई। और तुम्हारा घर कहाँ है? पूरे देश भर में घूमता रहता हूँ, कभी ट्रेन में, कभी प्लेटफॉर्म पर, कभी किसी रात मंदिर में तो किसी रात किसी पेड़ के नीचे अपना बिस्तर बिछा लेता हूँ। आपका खाना पीना कहाँ से आता है? 40 साल से तो जुगाड़ हो ही रहा है। आपने कभी कोई काम नहीं किया? बचपन में दूसरों की गाय चराता था। गाय चराते वक्त ही एक बाबा जी जंगल में मिल गए, उनके सहारे ही घर से भागा था। कुछ साल बाद बाबा जी का ऋषिकेश में देहांत हो गया और फिर मैं हरिद्वार चला आया था। उस साधु की आवाज़ बहुत सुरीली थी। निरंजन तो गांजे की चिलम की लालच में, पर मैं उसके मुंह से कबीर के भजन सुनने के लिए हर शाम उसके पास जाता रहा था। मेरे घर से भागकर सन्यासी हो जाने की अफवाहों ने घर के लोगों को डरा सा दिया था। अम्मा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं गई। बड़ी बहन कुछ दिनों के लिए ससुराल से आ गई। मेरे दोस्तों को चौकन्ना कर दिया गया। भाई स्कूल तक छोड़ने और वापस लाने के काम में लग गए। खाने में मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाने लगा। पहली बार घर के सब लोग मुझसे इतने ज़्यादा स्नेह जताने लगे थे। मझली बहन तो मेरे आसपास ही बनी रहती। वो एक तरह से मुझ पर निगरानी रख रही थी। मैं उसे मझली जासूस कहता और वो चिढ़ने की जगह हंसने लगती। उसी साल की गर्मियों में अम्मा मुझे कुल्लू मनाली ले गई थी। हम दोनों पहाड़ के मंदिरों को देखते रहे थे। मनाली में अम्मा के लिए मेरी चिंताओं ने, वहाँ उनके मेरे लिए लाड़ दुलार ने 13 बरस की मेरी उम्र में माँ होने की जिम्मेदारियों और चुनौतियों का मुझे हल्का सा एहसास दिलाया था। उन पहाड़ों के आसपास ही मैंने माँ की ममता, आदमी की माया, मोह और माया के जालों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा समझना शुरू किया था। मोह कहीं भी ले जा सकता है, ममता कुछ भी कर सकती है, माया से छूटना मुश्किल हो सकता है। इन चीज़ों को मैं धीरे धीरे जानने लगा था। उसी साल की गर्मियों में बड़ी दीदी को छोड़ हमारा परिवार कुल्लू मनाली गया था। वो मेरी सबसे लंबी यात्रा थी, दिलचस्प भी। पहाड़ी लोग कितनी कठिनाइयों में रहते हुए भी सीधे साधे हंसते खेलते नज़र आते हैं। वहाँ के मकानों और मंदिरों का स्थापत्य अलग सा नज़र आता है। मैं मध्य भारत के बाहर पहली बार ही अपने देश के किसी ऐसे स्थल पर गया था जहाँ पर अपना देश बहुत ज़्यादा पुराना, सुंदर और देखने लायक महसूस होने लगा था। उस घुमक्कड़ साधु की मनाली में भी याद आई, जो देश भर में घूमता रहता था। मंदिर के आंगनों में, गांव की चौपालों में, सड़क के किनारों पर अपनी नींद लिया करता था।
हमारे परिवार के मनाली प्रवास की गर्मियों के बाद की ही गर्मियों में हमारे देश में इमरजेंसी लगी। अखबारों की सुर्खियों में इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, अनुशासन, प्रेस की स्वतंत्रता जैसे नाम और वाक्यांशों पर मेरी नज़रें ठहरने लगीं। उन गर्मियों में ही मैंने पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर अखबारों पत्रिकाओं के जरिए अपने देश की राजनीति, अपने देश के राजनेताओं के बारे में थोड़ा बहुत जानना शुरू किया था। ये मंदिर कितना पुराना होगा? अम्मा ने पूछा। ज़्यादा पुराना नहीं जान पड़ता। इससे अच्छा कालीबाड़ी के मंदिर चले जाते, इतनी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती। मैंने सोचा ही नहीं था। तुम सब लोग अपने बाप पर गए हो, हमेशा सोचने से जी चुराते हो। दीदी कह रही थी कि यहाँ की देवी में बहुत शक्ति है। तुम और तुम्हारी दीदी लौटने के पहले कुछ देर बैठ जाते हैं यहाँ। अम्मा एक पहाड़ी चट्टान पर बैठ गईं। चट्टान पर मार्च की सुबह की धूप थी। उनके बाजू के हाथ से बनाई गई गुड्डी, सूख चुका संतरे का छिलका, कोका कोला की खाली बोतल और अखबार का पन्ना पड़ा था। शिवरात्रि के वक्त मंदिर में भगदड़ में कुछ लोगों के मर जाने का जिक्र एक जगह पर नजर आ रहा था। नर्मदा के करीब होशंगाबाद के मंदिर की खबर थी। मैं अखबार का पन्ना उठा ही रहा था कि अम्मा ने कहना शुरू किया था। होशंगाबाद से याद आया कि वहाँ एक लड़की है जिसे तुम अपने विवाह पर विचार कर सकते हो। अम्मा से पता चला कि उस लड़की की उम्र 30 की होने को आई है। अध्यापिका है। हाल ही में उसका ट्रांसफ़र हमारे शहर में हुआ है। उसका अपने मामा मामी के अलावा कोई नहीं है। अम्मा ने मेरे हाथ से अखबार का पन्ना छीन लिया और मुझे उनकी बात को ध्यान से न सुनने के लिए डांटने लगी। तुम्हारा मन है तो मैं बात को आगे बढ़ा सकती हूँ। तुम भी अजीब हो, खुद ही बता रही हो कि उसने इतने दुख उठाए हैं, फिर उसका और दुख क्यों बढ़ाना चाहती हो? मैं उसकी नहीं, तुम्हारी सोच रही हूँ। मुझ जैसे निकम्मे से उसकी ज़िंदगी बर्बादी ही होगी। उसकी भाभी ने तुम्हारे लिए खुद खबर भिजवाई है। तुम एक बार उस लड़की से मिल क्यों नहीं लेते? तो तुम यहाँ देवी से नहीं, मुझसे मांगने आई थी? अम्मा मुस्कुराने लगी। तुम तो घर में किसी से बात ही नहीं करते, फिर तुम्हारा मन भी जानना था। जान लिया? तुम कुछ कहो तो जानूं। क्या किसी लड़की से प्रेम है तुम्हारा? मुझसे कोई लड़की क्यों प्रेम करने लगी? अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट उतर आई। बताने लगी कि वो एमए कर रही थी और तब मेरे पिता रेलवे में फिटर की हैसियत से नौकरी शुरू कर रहे थे। मेरे नाना को अपनी इतनी पढ़ी लिखी बिटिया को 8वीं फेल आदमी से ब्याहना जचा नहीं, पर बिरादरी के लोगों ने अम्मा की बढ़ती उम्र, उनसे छोटी बहनों, बिरादरी में ऐसे लड़कों के होने आदि का जिक्र करते करते नाना को तैयार किया। हर विवाह एक तरह से समझौता ही रहता है जयू, माँ कह रही थी। अम्मा मुझे तरह तरह के तर्क दे रही थी। मैं जानता आया था कि इन तर्कों पर उनका बहुत ढीला ढाला सा विश्वास रहता आया था। अपने पति का बहुत कम पढ़ा लिखा होना अम्मा को कभी रास नहीं आया। बड़ी बहन बताती है कि अम्मा के स्कूल के कार्यक्रमों में बाबू कभी नहीं गए। अम्मा उनसे बहुत ज़्यादा आग्रह भी नहीं करती। अम्मा की स्कूल की दूसरी अध्यापिकाएं घर आती तब बाबू घर में रहते हुए भी उन लोगों के सामने नहीं आते। मैं खुद हमारी भाभी के बहुत कम पढ़े लिखे होने से अम्मा के मन में उनके प्रति खिन्नता को महसूस करता आया था। पहाड़ी पर मार्च की सुबह में उतरते हुए अम्मा के तर्क, उनके बनते उभरते विचार मुझे समझा रहे थे कि वे अपने तर्क नहीं, अपनी ममता को व्यक्त कर रहे हैं। उन तर्कों को माँ की ममता ने जुटाया है, अपने सबसे छोटे सबसे कमज़ोर बच्चे के लिए जुटाया है। अम्मा जीते जी मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती हैं, मुझे किसी के भरोसे छोड़ना चाहती हैं। जानती हैं कि जब वे नहीं रहेंगी तो इस संसार में मैं और ज़्यादा अकेला और ज़्यादा अनाथ हो जाऊंगा। मेरे लिए उसकी ममता ही उन्हें इतना ज़्यादा दौड़ाती भगाती है। मेरा परिवार बस गया होता तब वो कभी भी एक जगह शांति के साथ रह लेती। इस पहाड़ी मंदिर की चढ़ाई भी उसने अपने लिए नहीं, मेरे लिए ही चढ़ी होगी। ममता भी इस ज़मीन पर कितनी निराली, कितनी धार्मिक और कितनी ज़्यादा पुरानी चीज़ है। दुनिया में कितना कुछ बदला है, कितना सब कुछ टूटा फूटा है। जंगल कट गए, नदियाँ सूख गईं, शहर के शहर ध्वस्त हो गए, भूकंप आते रहे, नदियों की बाढ़ों ने कहर ढाया। इन सब के बीच, इन सब के बावजूद ममता ही है। ममता से जुड़ी मोह और माया ही है। वो जैसी आज नज़र आती है वैसी ही हजारों साल पहले भी रही होगी। ममता हमारी पृथ्वी पर पानी, मिट्टी, हवा, धूप और छाया सी बनी रही है। मैं मार्च की धूप में मंदिर की तरफ नहीं, माँ की ममता की तरफ देख रहा हूँ। मंदिर में पुजारी नहीं है, नीचे उतरा होगा।
क्योंकि एक तार पर उसके गेरुए कपड़े सूख रहे हैं। दीवार से सटा मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का ही एक कटोरा जिसमें पानी है। शिक्षकों के पीछे देवी की छोटी सी प्रतिमा को प्रणाम करने के बाद हम दोनों पगडंडी से नीचे उतरने लगे हैं। माँ के दाहिने हाथ की घड़ी में 10 बज रहे हैं। उतरते उतरते मुझे मोह, माया और ममता से बुनी गई उस कहानी की याद आ रही है जिसे बरसों पहले उस घुमक्कड़ साधु ने मुझे सुनाया था। हम माँ बेटे अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कच्ची बजरी बिछी पगडंडियों से पहाड़ी के नीचे उतर रहे हैं और कुछ लोग एकदम हमारे सामने से मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 4-5 औरतें हैं। इनमें हरे रंग की सूती साड़ी पहने हुए एक युवा स्त्री है जो एक भजन गुनगुना रही है। उसकी आवाज़ में आवेग ही नहीं, स्वप्न और सौंदर्य भी महसूस हो रहा है। इन स्त्रियों ने गजरे और बेड़ियाँ बांध रखी हैं जिसकी सुगंध मार्च की हवाओं में तैर रही है। मार्च की धूप खिलती जा रही है। तुम मुंबई कब लौट रही हो? मेरा लौटना तुम पर है। क्यों? तुम उस लड़की से मिलते हो, एक दूसरे को पसंद कर लेते हो अगर, तो मैं सगाई के बाद लौटूंगी। तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? उस लड़की को है, तुम मना करते हो तो उन्हें किसी दूसरे की तलाश करनी पड़ेगी। मैं इस पर सोचता हूँ अम्मा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें लड़की अच्छी लगेगी। कैसे? उससे 3-4 बार मिल चुकी हूँ और तुम्हें 31 बरस से देखती आ रही हूँ। तुम पढ़ाती अच्छी तरह से होगी। क्यों? तुम्हें अपनी बातों को अच्छी तरह से रखना जो आता है। तुम मेरे छात्र होते तो अभी की तरह बिल्कुल नहीं रह सकते थे। बेटा तो था तुम्हारा, ममता ही तो हरा देती है। माँ की निगाहें नीचे फैली हुई बस्ती पर ठहर गईं। मेरी निगाहें अम्मा के चेहरे पर उतर आईं। उनके चेहरे पर कुछ था कि मुझे लगा कि वे थक गई हैं, वे बूढ़ी हो रही हैं, उनके भीतर की कोई चीज़ धीरे धीरे मर रही है। अम्मा के सूखे पैर पेड़ों से गिरे हुए सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे। सूखे पत्तों पर पड़ते ही पैरों से एक तरह की आवाज़ आ रही थी, गर्मियों की शुरुआत में झड़ते हुए सूखे पत्तों की आवाज़। मैं अम्मा के बारे में सोचता सोचता उस लड़की के बारे में सोचने लगा जिसे मैंने देखा नहीं था, जो हाल ही में हमारे शहर में आई थी, जिसे यहीं के एक मिडिल स्कूल में पढ़ाना था। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी ममता।